यहाँ हमारे पास एक मॉलिक्यूलर इक्वेशन है जिसमें सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के रिएक्शन के बारे में बताया गया है। ये आपस में रिएक्ट करके सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं। और अगर आप इन कंपाउंड्स को इनके क्रिस्टलाइन या सॉलिड शक्ल में देखें तो ये कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। लेकिन एक बार जब ये पानी में हल हो जाएं या डिसॉल्व हो जाएं तो ये एक्वस शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। और इनकी एक्वस शक्ल हमें बताती है कि जैसे ही ये पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे तो ये अपनी क्रिस्टलाइन शक्ल में नहीं रहेंगे, बल्कि ये अपने इनफरादी आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड को जब पानी में हल करें तो वो सोडियम आयंस में डिसोसिएट करेगा। सोडियम पॉजिटिव आयन है या यूं कह ले कि ये एक कैटायन है, और फिर ये पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ खींचेगा। याद रहे कि पानी पोलर मॉलिक्यूल है और इसी वजह से ये अच्छा सॉल्वेंट भी है। बिल्कुल इसी तरह क्लोराइड एनायन की भी बात करते हैं तो ये भी पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, चूंकि ये पानी के पार्शियल पॉजिटिव वाले सिरे यानी हाइड्रोजन वाले सिरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सोडियम नाइट्रेट में भी इसी तरह से होगा। जब ये सोडियम नाइट्रेट डिसोसिएट होगा, नाइट्रेट नेगेटिव होगा, यानी नाइट्रेट एक एनायन होगा। अब इस पूरी बात को समझने के लिए या यूं कह ले कि आयंस की डिसोसिएशन को अच्छी तरह से वाज़ेह करने के लिए हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं। ये इक्वेशन आयंस की डिसोसिएशन को अच्छी तरह वाज़ेह कर रही है। सोडियम और क्लोराइड अब एक साथ नहीं रहेंगे। सोडियम पानी में हल हो जाएगा और क्लोराइड भी इसी तरह पानी में हल हो जाएगा। सिल्वर और नाइट्रेट आयंस भी पानी में हल हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन बस इस चीज को मजीद वाज़ेह कर रही है। और इस साइड पर सोडियम नाइट्रेट डिसॉल्व हालत में ही रहेगा, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन सिल्वर क्लोराइड सॉलिड या ठोस हालत में ही मौजूद होगा। आप इसे इस तरह भी तस्वीर कर सकते हैं जैसे ये सोल्यूशन से बाहर प्रेसिपिटेट कर रहा हो। इसकी वजह यह है कि इसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा नहीं है, तो ये पानी में हल ही नहीं होगा, लिहाजा ये हमारे पास सॉलिड हालत में ही रहेगा। तो शायद अब आप सोच रहे हो कि इनमें से बेहतर कौन सा है, जो पानी में हल हो जाए या जो पानी में हल ना हो। तो ये इस चीज पर मुनसर करता है कि आगे आप इनका क्या करना चाहते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो ये वाली इक्वेशन मॉलिक्यूलर इक्वेशन कहलाती है, और ये एक मुतवाजन यानी बैलेंस्ड इक्वेशन है। हमारी ज्यादातर कोशिश यही होती है कि हम इक्वेशन को बैलेंस्ड ही रखें। और अब यहां पर ये वाली जो इक्वेशन है ये कंप्लीट आयोनिक इक्वेशन यानी मुकम्मल आयोनिक इक्वेशन कहलाती है। इसे मुकम्मल या कंप्लीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने इसमें तमाम आयंस को वाज़ेह किया है। और अब हम इसका मुआजना नेट आयोनिक इक्वेशन से करेंगे। कंप्लीट आयोनिक इक्वेशन को कभी कभार आयोनिक इक्वेशन भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि हम इस इक्वेशन में इनफरादी आयंस या यूं कह ले कि आयंस को अलग अलग वाज़ेह कर रहे होते हैं। अच्छा, तो अब ये सारी बातें सुनकर जरा सोचे कि नेट आयोनिक इक्वेशन किसे कहेंगे। खैर, तो एक चीज जिस पर आपने शायद गौर भी किया हो वो ये है कि इस केमिकल इक्वेशन की दोनों तरफ एक ही जैसे आयंस मौजूद है जो कि पानी में टूट चुके हैं या डिसोसिएट हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ उल्टे हाथ पर आपके पास सोडियम मौजूद है जो कि पानी में डिसॉल्व हो चुका है, और इसी तरह सीधे हाथ पर भी आपके पास सोडियम है जो कि पानी में डिसॉल्व हो चुका है। लेकिन अगर आप सिल्वर क्लोराइड को देखें तो इसके लिए ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये दरअसल इस रिएक्शन के नतीजे में ही बन रहा होता है। खैर, तो ये सोडियम आयोनिक और डिसॉल्व हालत में रिएक्शन के दोनों तरफ मौजूद है, इसलिए आप इसे तमाशाई के तौर पर ले सकते हैं कि ये बैठा बस सारा तमाशा देख रहा है। वैसे ये कहलाता भी स्पेक्टेटर आयन है। तमाशाई को अंग्रेजी में स्पेक्टेटर कहते हैं।
अगर आप इसे आसान अल्फाज में सोचना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ये पूरे रिएक्शन को अमल में आते हुए देख रहा होता है और कर को और कुछ नहीं रहा होता, बस दूर बैठ के तमाशा देख रहा होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि भला इसका रिएक्शन में क्या किरदार हुआ अगर इसने बैठ के तमाशा ही देखना है सिर्फ। तो ये सोडियम क्लोराइड इस रिएक्शन में अपना क्लोराइड फराहम कर रहा है, जिससे आगे जाकर सिल्वर क्लोराइड बन रहा है। लेकिन ये सोडियम खुद सिर्फ इस रिएक्शन को अमल में आते हुए देख रहा है। इसी तरह से आपके पास ये नाइट्रेट मौजूद है। नाइट्रेट सीधे हाथ पर और उल्टे हाथ पर दोनों ही तरफ पानी में डिसॉल्व हो रहा है, लिहाजा ये भी एक स्पेक्टेटर आयन है। तो अब अगर आप कंप्लीट आयोनिक इक्वेशन से नेट आयोनिक इक्वेशन पर जाना चाहते हैं तो आपको इसमें से बस स्पेक्टेटर आयन ही निकालने होंगे। यानी इस नेट इक्वेशन में आप स्पेक्टेटर आयन से छुटकारा या निजात हासिल कर लेते हैं। जैसे यहां पर आप इससे निजात पा लेंगे और इससे भी निजात पा लेंगे। फिर देखेंगे कि अब हमारे पास क्या क्या बाकी रह गया है। तो यहाँ हमारे पास जो चीजें बाकी रह गई हैं इनमें शामिल है घुला हुआ या डिसॉल्व्ड क्लोराइड और घुला हुआ सिल्वर। एक बार फिर बताती चलो कि अगर हम इसे डिसॉल्व जाहिर करना चाहते हैं तो हम इसके आगे एक्वस लिखते हैं। खैर, तो अगर आप इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएं तो इसके नतीजे में ठोस या सॉलिड सिल्वर क्लोराइड बनेगा। और सिल्वर क्लोराइड की इस हालत की मुफीद बात यह है कि ये ज्यादा भरा हुआ या कॉम्पैक्ट होता है। और यहाँ ये बात बहुत वाज़ेह है कि जो चीज असल में रिएक्ट कर रही है वही चीज आगे सिल्वर क्लोराइड को बनाने में काम आ रही है। अब आप कह सकते हैं कि किसी सोल्यूशन में किसी भी जरिए से क्लोराइड डाला जाए और साथ में इसमें सिल्वर भी शामिल कर दिया जाए तो ये आपस में रिएक्ट करके सॉलिड या ठोस सिल्वर क्लोराइड ही बनाएंगे। इस रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल करने की बजाय आप पोटेशियम क्लोराइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर इस सूरत हाल में पोटेशियम स्पेक्टेटर आयन होगा। लेकिन इन दोनों सूरतों में नेट इक्वेशन यही होगी जो यहाँ पर मौजूद है।